प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी। ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि जिस नुक्ते पे बहस हो या जिन नुकात पे बहस हो, अव्वल तो वो आपके उन सवालात पे मबनी हो जो आप मुझे ईमेल पे या फेसबुक पे भेजते रहते हैं, और फिर मेरी भी कोशिश होती है कि स्टूडियो में मोहतरम शख्सियात को बुलाऊं और उसके बाद हम खुल के गुफ्तगू करें, एक एकेडमिक बहस भी करें। लेकिन प्रोग्राम के ख़त्म होते होते अगर तमाम सवालों के जवाबात नहीं भी मिलते तो हमारे सोच के ज़ाविये दुरुस्त समत की तरफ गामज़न हो जाएँ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। वज़ीर आज़म वर्सेस अपोजिशन, नवाज़ शरीफ ने एक ऐलान कर दिया है, जलसा भी कर दिया है बहुत बड़ा। अब उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, सियासी सूरत हाल गर्मा गर्म होती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर को नहीं मान रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का इस्तदलाल ये है कि मैं अपील में जाऊँगा, उसके बाद बात होगी। लियारी की सूरत हाल पे भी बात होगी और सारी बातें होंगी। मगर पहले स्टूडियो में अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे पहले मेहमान जो हैं नामवर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं, तज़ियाकार हैं, जनाब मुक़्तदा मंसूर साहब। और मेरे दूसरे मेहमान माहिर क़ानून हैं, एक रिसाला निकलता है द लॉ मैगज़ीन, उसके चीफ़ एडिटर भी हैं, तज़ियाकार भी हैं, जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। आप दोनों हज़रात को बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मुतज़ साहब, आपसे सिर्फ यूँ शुरू करना चाह रहा था मैं कि इस वक्त की एक जो सियासी एक गर्मा गर्मी है कि अचानक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वक्त से पहले कॉल दे दी इस चीज़ की अपोजिशन के लिए, और अब वो एक लॉन्ग मार्च की भी बात करना शुरू हो गए वज़ीर आज़म के इस वर्डिक्ट के हवाले से। क्या कहेंगे, क्या जल्दी की है, वेल प्लान्ड है, या आप समझ रहे हैं कि मियाँ साहब ने फिर कुछ गड़बड़ फुटफॉल्ट कर दी? शुक्रिया अंजुम साहब। जहाँ तक कानूनी मुँह शुगाफियों का ताल्लुक है तो जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, वो उस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे जैसा शख्स इस और कानून का मैं भी एक अदना तालिब इल्म रहा हूँ, उसमें कहीं पर ये वजाहत नहीं है। पहली बात ये कि मुझे बहुत माजरत के साथ अगर आप इजाज़त दें और जावेद साहब भी अगर नाराज़ ना हों, तो अदलिया ने भी कुछ जो है ना, मैं थोड़ी सी अगर कहना चाहिए कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि उसने भी जो है रवैया नहीं, या तो आप 2-4 दिन रोक लेते और तफसीली फैसला आप अनाउंस कर देते। ये जो फैसला इन्होंने दिया मुख्तसर, और उसमें भी अबहाम, और उसमें फिर ये तस्करा डाल देना भी एक बड़ा अजीब है कि जी आपके खिलाफ 63(2)G का इतलाक हो सकता है। मतलब ये तमाम चीज़ें एक अबहाम को बढ़ाने का सबब बनी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बालिग़ुन नज़री का मुज़ाहरा किया है कि हम उस वक्त कोई एक्शन लेंगे कि जब तफसीली फैसला आ जाएगा और उसमें तमाम मुंदरजात आ जाएंगी सामने, ताकि पता चल सके कि किस सतह पर वज़ीर आज़म की पोजीशन आई है। मियाँ साहब ने फिर एक बार जो है वो छक्का मारने की कोशिश में वो बिल्कुल आउट हो गए हैं, और वो जिसे कहना चाहिए कि रन आउट हुए हैं मेरे हिसाब से। आउट हो गए। जावेद सिद्दीकी साहब से अब जरा सी थोड़ा सा कानून के उस पर बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट आ गया, एक सफ़े का था, अभी तफसील से नहीं आया। वर्डिक्ट नहीं कह सकते। अच्छा, उसको क्या कहेंगे? फैसला, शॉर्ट ऑर्डर। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर। अब इसका उर्दू में क्या ट्रांसलेशन है आप बेहतर कर सकेंगे, मुझे इल्म नहीं है अच्छा, इसका उर्दू में क्या कहते हैं। मुख्तसरन एक 30 सेकंड का, कुछ लोगों ने तो स्टॉप वॉच लगा के कहा कि 37 सेकंड। चलिए ठीक है, सजा तो सजा होती है, 37 सेकंड की हो या 37 साल की हो, सजा हो गई। सजा याफ्ता प्राइम मिनिस्टर। और वो जो एक सफ़े का आया है उसमें ये रेफरेंस है कि ये भी हो सकता है कि 63(1)G के जद में ना आप आ जाएं वगैरह वगैरह। अब ऐसी सूरत में वही डिबेट शुरू हो गई कि सज़ा याफ्ता किसी मुल्क का सदर हो सकता है, वज़ीर आज़म हो सकता है, नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों अपनी एक स्पीच में ये भी कह दिया कि इम्यूनिटी तो प्राइम मिनिस्टर को भी हासिल है, और कोई आर्टिकल का किसी का रेफरेंस भी दे दिया इसमें। ये सारा जो हौच पौच है, इसमें कन्फ्यूजन है। अखलाकियात में तो खैर बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी कि रिज़ाइन हो गया, सब हो गया। कानूनी तौर पे आप क्या समझ रहे हैं? अंजुम साहब, असल में ये हमारी सोसाइटी ही एक 47 से एक अजीबुल खलकत बच्चे की तरह ग्रो की है, जिसके पैदाइश के बाद से ही पता लगा 4 हाथ हो गए। तो अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और इस एक्सपेरिमेंट्स में जुडिशरी का क्रिएशन के बाद, यानी अंग्रेज के ज़माने की जुडिशरी जिस पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ट्रेडिशन पैटर्न पे बनी थी, वही इंडिया ने इनहेरिट की, वही हमने इनहेरिट की। मगर इनहेरिट करते ही इसने जो हरकतें की, देखिए इंस्टीट्यूशन को बुरा नहीं कह सकते, इसलिए कि इंस्टीट्यूशन साल हा साल की
परस्तिश के बाद वो पलते हैं, मगर उस इंस्टीट्यूशंस के इंडिविजुअल काबिल क्रिटिसिज्म भी हैं, काबिल मलामत भी होते हैं और किया जाता है। तो इसी तरह जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन तो बहुत आला और अरफा है, इसीलिए इसके चलाने वाले यानी जजेस साहिबान की भी कदरें और उनके सिलेक्शन बहुत आला अरफा दर्जात पे होती है। ये अपनी बदकिस्मती है कि शुरू से ही आला और अरफा और मुख्तदर अदारा, मुख्तदर साहब से माजरत के साथ, वो तो एक डीप स्टेट है, यानी हमारे मुख्तदर लोग वो हैं जिनकी इल्मियत के बारे में भी बड़े शकूक व शुबहात हो सकते हैं, और वहाँ पे जब हमारे इंडिविजुअल्स उस मुख्तदर अदारे में बैठ के फैसले देंगे, तारीख में हम नहीं जाते, तमीज़ुद्दीन केस से जो शुरू हुआ है और मार्शल लॉस को लीगलाइज करते हुए सिलसिला शुरू हुआ है, पीसीओ तक आया है, पीसीओई के जजेस हजरात उस आड़ में कि मुशर्रफ की पार्लियामेंट उनको अप्रूव कर देती है तो वो पवित्र हो गए, और दूसरे को अगर कोई पार्लियामेंट करती है तो इस तरह से आते आते अब फट से इस पे आ जाइए कि ये जो मुख्तसर आया है, इस मुख्तसरन से इतनी गुंजलक चीजें पैदा हुई हैं। और पैदा क्या हुए, ये चंद लोगों की इख्तराओं के साथ अवाम को तो अभी यही नहीं पता कि इंसाफ की सीधी राह किस राह से निकलती है। वो तो परेशान है कि ये हो क्या रहा है, और अब बात उस पर आ जाइए कि वजीर आजम हैं कि नहीं है। अरे भाई, इस तरह से दो लफ्ज में तो कत्ल के फैसले नहीं होते, ये तो सिविल मैटर है। और कंटेम्प्ट की जो होती है वो भी तीन तरह की है, जुडिशियल कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। मैं अपनी यानी नाकज फहमी को बिल्कुल मानते हुए मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कि सिविल है कि जुडिशियल है, क्योंकि अब वो अच्छा ये चीजें इस तरह से मिली जुली हैं कि केस टू केस ये चीजें होती हैं, मगर यहां साफ ऐसा लग रहा है जो होना नहीं चाहिए कि एज इफ समबडी इज टारगेटिंग समथिंग जिसमें टोटली फेल है। अब वो 3 मिनट 3 सेकंड किसी की भी, अगर इसके डिटेल्स में जाने से आम लोगों के लिए फिर वो नहीं होगा कि जहां पे 2 साल से कम की सजा कोई कोर्ट देता है, उसी कोर्ट के पास ये भी राइट है कि वहीं पे उसको माफ कर दे। अच्छा, ये भी है, उसको 37 सेकंड में आप रेफरेंस दे सकते हैं कि ये क्रिमिनल भी हो गया और कन्विक्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल करके, और फिर कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि दिस इज ऑल to my mind if I am not committing a contempt again, it's all humbug। यानी अब इसकी तशरीह ये तफसीली फैसला जिस वक्त आएगा तो उस वक्त ज्यादा आप समझते हैं कि ज्यादा में आ जाएगा, उससे आएगा तो, मगर मेरी कच फहमी ये कहती है कि और ज्यादा पेंडोरा बॉक्स और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि दुनिया की डेमोक्रेटिक तारीख में किसी वजीर आजम या वो बंदा जो ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो या कुछ हो, इस किस्म का ये हिस्ट्री मेकिंग एपोक है। यानी ये शायद अमेरिकन कोर्ट्स इसे कोर्ट करें कि साहब बिल क्लिंटन को हमने सजा देनी थी, नहीं दे पाए, इसलिए कि पाकिस्तान के जजमेंट की रूह में हम सजा दे सकते हैं। तो इस किस्म की बात भी हो सकती है, ये कहीं नहीं होता। ये सरकोजी साहब पे रिश्वतबाजी का इल्जाम है, अब वो हार गए हैं इलेक्शन, अब शायद उनकी इस्तेसरा भी खत्म हो जाएगी। तो उससे पहले भी जो 11 इंजीनियर मारे गए थे, उनकी बेवा का जो उसने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि सरकोजी को अगर इस तरह से एटलीस्ट उससे स्टेटमेंट तो ले लें, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब वो अगर हट जाता है तो उसे बुला लीजिए। बर्लस्कोनी के ऊपर बेतहाशा क्रिमिनल फाइल, खैर मिसालों से इसलिए भी मिसाल नहीं देनी चाहिए कि क्या आलम में क्या किसका हम किससे तकाबुल कर रहे हैं। हम 14वीं सदी, 16वीं सदी, 18वीं सदी और 21वीं सदी में बैक वक्त रह रहे हैं। वो 21 अल्लाह जाने रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो हुलिया बिगाड़ी गई है जिसमें रिलीजियस भी है, शरीयत भी है, सेकुलर भी है और नामालूम क्या क्या है। उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले जो अशखास हैं, हजरात हैं, जज साहिबान हैं, उन्होंने क्या क्या मुशगाफियां नहीं की हैं। अपने ही ऑर्डर्स को फिर रद्द हुए हैं, फिर क्या हुआ, इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूजन वर्स कन्फाउंडेड है। अच्छा मुक्तदा मंसूर साहब, अब जरा सा इसका एक मॉरल पहलू, हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान में साउथ में कहीं 2 ट्रेन्स की टक्कर हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त वजीर रेलवे थे, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था जब उनको ये खबर मिली थी। तो बहैसियत रेलवे मिनिस्टर उन्होंने वहीं उसी वक्त अनाउंस किया था अपने रेजिग्नेशन का
कि जिम्मेदारी तो मेरी थी। गोया एक मॉरल ग्राउंड्स भी थे। खैर बरतानिया की तो कई मिसालें मौजूद है, डेविड ब्लैंकेट की मिसाल थी, तो मॉरली भी तो कहीं कुछ होता है ना, उस पर स्टेप डाउन होने का एक जो मॉरली है, वो मोरल्स कहाँ गए हमारी सियासत में से अखलाकियात कहाँ चली गई? में जो अलमिया है अंजुम साहब, वो सबसे बड़ा ये है कि हमने गलत तौर पर ये समझ लिया है कि इंतखाबी अमल से गुजरना ही जमहूरियत है। हालांकि जमहूरियत जो है वो रियासत और उसके साथ साथ माशरा दोनों में आना चाहिए, यानी गवर्नेंस प्लस सोसाइटी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली जो है वो डेमोक्रेटाइज होना है। अब हो ये रहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन सियासी पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी सोसाइटी के अंदर नहीं है, आपकी सोसाइटी में जो छोटी छोटी अंजुमनें हैं उन तक में नहीं है। तो अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे चलेगा? तो अक़दार कहाँ से बनेंगी? अक़दार जिनकी आप बात कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक अक़दार कहलाती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहलाती हैं। अब डेमोक्रेटिक वैल्यू ये है कि कोई भी मिनिस्टर ने धक्का नहीं दे के गाड़ी को जो है पुल के नीचे से फेंका था। मसला ये होता है कि मैं एक शोबे का जिम्मेदार हूँ, उसका मैं इंचार्ज हूँ, तो जब अगर ये कोई साने आए, कोई वाक़या, कोई हादसा पेश आया है, तो मैं उस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए कम अज कम मैं उस ओहदे से हट जाऊं। अखलाकी जवाज़, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अभी जैसे आपने कहा आज़म साहब की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती थी कि जैसे ही फैसला आया था वो वहां से उस नशिस्त से इस्तीफा देते, वजारत उज़्मा से, असम्बली वगैरह कुछ नहीं होती। और पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी और या नून लीग ये जितनी जमातें वाक़तन जमहूरी जमातें होती तो वो एक दूसरा हाउस ऑफ लीडर मुंतखब करती, कोई प्रॉब्लम था, अलाइड उनके साथ थे, वो दूसरा प्राइम मिनिस्टर ला के बिठा देते। तो ये जितना भी मामला बिगड़े हैं और जितना जिस तरह से ये अफरा तफरी का शिकार हुआ है, ये कम से कम हम इससे एक सवाल करूंगा आप दोनों हजरात से, वो ये है, अभी जैसे मुक्तदा मंसूर साहब ने ये कहा कि वो जो रवैये हैं वो जमहूरी रवैये नहीं थे या हमारे यहाँ नहीं पनप पाए। सब कॉन्टिनेंट में कब थे? मतलब 1000 साल से तो हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म थी, उसके बाद कॉलोनियलिज्म आ गई, हमारे यहाँ फ्यूडल सोच या कॉलोनियल सोच ने तो परवरिश पाई। ये जमहूरी रवैये अगर इख्तियार करता तो कौन करता? इसकी जिम्मेदारी किस पे थी? माजरत के साथ अगर आप जी देखिए, आप इस रीजन की अगर आप बात करें तो रीजन में बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हिंदुस्तान भारत जिसे हम कहते हैं, अब वहां पर रवैयों में तब्दीली आई। इवन बांग्लादेश जो आपका एक हिस्सा रहा 1971 तक, और आज 71 के बाद वहां पर भी जनरल ज़ियाउर रहमान और जनरल दूसरे जो आए और आकर उन्होंने वहां पर भी मामलात हुए, लेकिन उसके बावजूद डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला। श्रीलंका के अंदर भी आप देखिए कि अब उसे कमजोर जमहूरियत या जो भी आप कह लें वहां पर, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा है। हमारे यहाँ कहीं किसी ने तरबियत तो की ना, ये स्टार्ट प्रोसेस किया है, देखिए। लेकिन हमारे यहाँ जो अलमिया है वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ सियासी जमातें भी ट्रेड यूनियन बनी हुई है, या सियासी जमातें लिमिटेड कंपनियां बनी हुई हैं। कम अज कम उन ममालिक के अंदर, हालांकि मौरूसियत भी है वहाँ मौजूद, नेहरू खानदान भी चल रहा है वहाँ, बंदरा नायक के खानदान भी चल रहा है वहाँ पर, शेख मुजीब का खानदान और जनरल ज़िया का खानदान भी चल रहा है, लेकिन वो उस प्रोसेस को इस तरह उन्होंने चलाया है कि जो जिसमें मेरिट कम अज कम आगे आना शुरू हो गई है और काफी हद तक आगे आ रही है। जावेद साहब आप क्या कहेंगे सवाल पे? जो देखिए, आप क्या सवाल क्या था आपका? यही था कि जमहूरी रवैये हम कहाँ से लाए? हमारे तो जीन्स में फ्यूडलिज्म है, क्योंकि 1000 साल से बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि अगर एंटीबायोटिक को इस कैप्सूल में जिस तरह हम मेड इन फला कंपनी खा लेते हैं, तो ऐसी कोई जमहूरियत का कैप्सूल एंटीबायोटिक की हम 100 साल की रिसर्च खुद करके पैदा करें, या अगर हमें कैप्सूल मिल रही है मेड इन फला, जो हमने अडॉप्ट किया 1935 के एक्टिव ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, जो लॉर्ड मैकॉले हिंदुस्तान में गली गली घूम के आपको सीआरपीसी, सीपीसी, कानून, मजिस्ट्रेसी और इस किस्म की लोग, अंग्रेज सब ये बनाता हुआ चला गया इस तरह से। तो अब जैसे मिसालें इन्हीं दो मुल्क की दी जा सकती हैं कि इंडिया ने भी वो कैप्सूल तो बना बनाया ले लिया ना, फिर उसको अपने हिसाब से जिस तरह भी करें। आपके यहाँ सबसे और दूसरी चीज देखिए, आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आज तक कोई लफ्ज आखिर नहीं बता सकता। इट इज एवर